Hello and welcome to Electron Physics classes. So, making physics understanding easier. कल हमने जो आर्टिकल स्टार्टअप करा था, द आर्टिकल वाज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, और फिर हमने डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करा, भेजा। कभी एंगल 0 रखा, कभी 180 रखा, कभी 90 रखा, और फिर ये फील करा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अगर लग रही है, कभी कभी लगती भी नहीं है, जब थीटा 0 और थीटा 180 होता है तो फिर वो फोर्स नहीं लग रही है। बट इफ द फोर्स इज एक्टिंग, इफ द फोर्स लग रही है किसी भी एंगल पे, सो वी लर्न दैट अ फोर्स बिहेव्ड सेंट्रीपिटल। रिपीटिंग अगेन, द मैग्नेटिक फोर्स बिहेव्स सेंट्रीपिटल। इसका मतलब जो फोर्स आई थी हमारी, द फोर्स वाज equal to Q into V cross B, and we checked on that the force was supposed to be perpendicular to the plane of V and B. हमने उसके लिए राइट हैंड पाम रूल को भी यूज करा, और फिर हमने डायरेक्शंस देखे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर वो फील्ड में प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी। करेक्ट वर्ड, डिफ्लेक्शन। वी लर्न अबाउट दिस आइडिया कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो सिर्फ डिफ्लेक्ट कर सकती है, डिविएट कर सकती है, कभी भी स्पीड को बदल नहीं सकती। स्पीड नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी और कोई वर्क परफॉर्म नहीं होगा। मार्किंग द लाइन दैट द मैग्नेटिक फोर्स नेवर परफॉर्म्स एनी वर्क ऑन द चार्ज पार्टिकल। बट डेफिनेटली इस आइडिया से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, मोमेंटम चेंज होता है, हेंस द फोर्स इज देयर। सी, वी ऑलवेज से द फोर्स इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। करेक्ट और नॉट? व्हाट इज द फोर्स डिफाइंड एज? इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम वेक्टर है तो वेक्टर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन की वजह से वो क्या फर्क पड़ता है, मोमेंटम तो चेंज हो रही है ना, इसका मतलब फोर्स लग रही है। हाँ, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, तो वर्क डन नहीं हो रहा है। प्रीटी फाइन। नाउ वेयर डज अ फोर्स एक्ट्स? इज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वी एंड बी। अगर वी और बी एक्स वाई प्लेन में है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगी? प्लस माइनस जेड एक्सिस पर। डिपेंड करता है कि वी क्रॉस बी किस डायरेक्शन में है, but it is always perpendicular to the plane containing V and B. So that means the force, this force which we have calculated, is perpendicular to, not parallel, that is perpendicular to what? Perpendicular to the velocity vector, and is also perpendicular to the magnetic vector also, which means you have additional knowledge for solving a set of problems, maybe that F dot V will be equal to 0. The dot product of the force and the velocity will be equal to 0. अच्छा, अब देखो फोर्स को कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन. So we will have A dot V as equal to 0. That's A dot V is equal to 0. So might be you get some questions based upon that idea. अच्छा, अब डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है तो हम इसको सिंपल 0 लिख देते हैं, और एडिशनली F dot B भी 0 है. F dot B is also 0. The idea is very simple, very simple, that if you are constructing a plane over here and the velocity and the magnetic field was in the plane, well, let's say the V was supposed to be here, है ना? V was कैसे लगाना? V cross B लगाना. So if the V was supposed to be here and the magnetic field was supposed to be here, तो ये तो स्पेशल केस है कि इनके बीच का एंगल 90 है, मैग्नेटिक फोर्स कहां पर आ रही है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. That's the direction of the force. So that force is in fact perpendicular to V also and is perpendicular to B also. So that's what I have written, F dot V0, F dot V0, or simple A dot V0, or F dot V0 matlab mass into acceleration dot B is equal to 0, which means A dot B is also equal to 0. So any of these features which I have just shown you can be used in solving a set of problems. राइट, एडिशनल बिहेवियर. अच्छा चलो, थीटा इक्वल टू 90 वाला केस हमारे लिए बहुत स्पेशल था. तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वाला केस था, उसके अंदर जो पाथ ऑफ द पार्टिकल बनता है दैट वाज सपोज टू बी सर्कुलर. वी डिस्कस अबाउट दिस. फिर हमने ये भी चेक ऑन करा कि अगर हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल है, क्रॉस फील्ड है, तो पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. राइट, इफ वी हैड अ क्रॉस फील्ड
and we had a positive particle. So how it is going to move? It is going to move anti-clockwise. This is how it is going to move. It is a positive particle. And in the same field, if we had a negative charge particle, then the path is going to be definitely a circle. The reason because we have a angle theta equal to 90, so path circular banega. But if it was a negative charge particle, in that condition, it is going to move or deflect clockwise. The path is definitely a circle. So we calculated the radius of the circular path. We checked upon that if the charge particle was left inside the magnetic field, it will get trapped inside it. अंदर ही फंस जाएगा बेचारा और कॉन्टिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करता रहेगा इनसाइड दैट पर्टिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक कॉन्टिन्यूस पाथ सर्कुलर पाथ बनता रहेगा एंड द वेलोसिटी डायरेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, but the magnetic force will be always radial and acts towards the center. And so it was in a position to apply the necessary centripetal force. So that magnetic force was supposed to be equal to m into v square by r. And from this we calculated the radius of the circular path. And the radius of the circular path was equal to mv upon bq. That was the radius of the circular path. We calculated a time period as equal to 2 pi r upon v and came out to be 2 pi m upon bq, certifying that the time period is independent of the speed of the particle. अगर speed की value बढ़ती है charge particle की, so the radius will increase but the time period is going to remain the same. We calculated the angular speed which was equal to bq by m, and then with the help of it we found out the angle which it is going to deflect in the field. So we checked upon that this is the angle which it deflects in the field, this angle. So that is a portion which it travels in the field, and velocity becomes here. The momentum definitely changes. So at t equal to 0 it was here, and t equal to t it reaches here. So there is supposed to be a constant angular speed on it, and because of which it describes that angle, that is omega into t, that is bq upon m into t. This is what we learned in the last lecture. आपने नोटिस करा होगा कि मैंने अभी ऊपर एक टॉपिक kind of लिखा हुआ है proton and alpha particle. Now what is this topic? I wish to now turn over this article on this. Now मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, that is a proton and alpha particle. So what is so special about these two? Nothing so special, just a questionnaire which is going to come across us. See, we have already defined that the radius of the circular path is supposed to be equal to m into v upon bq, but I am going to break it now. I'm going to break it now that m into v is supposed to be defined as a momentum. So that's momentum upon bq. Pretty fine. Momentum m into v hota. But then I know that kinetic energy is equal to p square upon 2m. और those of you know कि kinetic energy half mv square होती है, पर आप उसको convert करके लिख सकते हो, है ना? लिख सकते हैं कि नहीं? देखो half of mv square है कि नहीं है? बिल्कुल है ना. तो इसको क्या करो आप m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. सो न्यूमरेटर क्या हो गया? mv का स्क्वायर. सो p का स्क्वायर. सो p स्क्वायर बाय 2m बन गया. तो फिर क्या करें? सो इससे मोमेंटम लिख लो. सो मोमेंटम बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2m इंटू के. प्रेटी सिंपल ना. सो अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करो कि p की जगह क्या लिखोगे? रूट ऑफ 2mk अपॉन bq. ओ दैट बिकम्स योर एक्सप्रेशन. एक्सेलेंट माय. अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? काइनेटिक एनर्जी आती है अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल में वर्क करो और मैग्नेटिक फील्ड तो वर्क करती नहीं, तो फिर कौन काम करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लेकर आना पड़ेगा और वो क्या करेगी? वर्क करेगी. सो वर्क डन कितना होता है? दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. वी क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. कैसे आता है? ई इंटू डी से. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, याद होगा आपको. एंड दिस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्या बोलेंगे? वी को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. ये वर्क डन होगा, उससे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी. सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ 0. रुका हुआ पार्टिकल मूव करने लगेगा. सो कितनी मजेदार बात है कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल पहले मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसका मोमेंटम जनरेट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी स्पीड को वो चेंज नहीं कर सकती. अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से. पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये काम कर सकती है कि उसको रेस्ट से एक्सेलरेट कर सकती है टू अ स्पीड ऑफ v. वही करा हमने इस इक्वेशन में. q इंटू वी क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. उससे क्या हो रहा है? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो रही है.
which means I can write this expression as Q into V as equal to K. So K की जगह, K क्या है? काइनेटिक एनर्जी. मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ऊपर वाले एक्सप्रेशन में इंस्टेड ऑफ K as Q into V, so that is 2m into Q into V. V क्या है? The potential through which that charge particle has been accelerated. दोबारा से V क्या है? The potential or the potential difference through which the charge particle has been accelerated from rest. So this becomes the expression for the radius. Oh, so modified expressions. अगर आपको मास और वेलोसिटी सीधे सीधे गिवन है तो पहला एक्सप्रेशन, मोमेंटम गिवन है दूसरा एक्सप्रेशन, काइनेटिक एनर्जी गिवन है तीसरा एक्सप्रेशन, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल गिवन है फोर्थ एक्सप्रेशन. एंड समडे you provided that energy via heat, via thermodynamics. So we are going to apply the Maxwell-Boltzmann energy, where that kinetic energy is supposed to be coming from the 3 by 2 kT, where K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature, that will be equal to the kinetic energy. So ये small k है और ये हमारा capital K है. So instead of the K, I am now again substituting this as root 2m. के कैसे लिखेंगे? So root 2m into kinetic energy. K क्या है यहाँ पे? kinetic energy. ठीक है ना? So K की वैल्यू लिखो, that is equal to root of 2m into 3 by 2 Boltzmann constant into T. 2 and 2 cancel. So I received this value root of 3m Boltzmann constant into T. So I substitute the expression over here and I receive this as equal to 3m into Boltzmann constant into T upon BQ, and this is a master expression with the help of which you can solve so many problems. So many problems for electron, proton, alpha particle, neutron, such kind of particles. So first of all, let me tell you the key characteristics for the proton and the alpha particle. So in talking about a proton and the alpha particle, so the proton is supposed to be having a charge as E and alpha particle है twice of E. Helium particle होता है ना basically, helium-24, so twice of E charge. And the mass of the proton, if it is M, is H11 as helium-24. So it's 4 times of proton. So it is going to be 4 of M. If we're talking about a neutron, that is H12. So it is supposed to be the neutron, the charge on it is going to remain as E, is H12, and the mass is going to become twice of M. So these are the very common particles which are going to be used. And when you are using an electron, be very careful. Charge की value तो minus of E है, but mass of the electron is very, very less than M. See, M is a mass of proton and that is 1.67 into 10 power minus 27 kilogram. But for electron, it's 9.1 into 10 power minus 31 किलोग्राम. कोई कंपैरिजन ही नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन का मास इससे काफ़ी कम है. सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल अलग थलग दिखेगा, उसका क्वेश्चन बिल्कुल अलग सा होगा. इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन ना आपको प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में, या अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, या इन तीनों के कंपैरिजन के क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे. इलेक्ट्रॉन का होगा तो बिल्कुल सूखा सा अलग सा क्वेश्चन होगा. So what variety of question will you get? Let me focus upon it. So let's say the question states like this. We have a proton and an alpha particle. They are projected into a pre-existing magnetic field. Magnetic field कैसे given है वो मैं पहले से आपको define कर देता हूँ. So the magnetic field as per the question, the magnetic field is perpendicular to the plane of the motion of the proton and alpha particle. So it is pretty clear from this article that the angle will be 90 and the path of the particles will be circular. तो उनका रेडियस आएगा ऊपर वाले फॉर्मूले में से आएगा. अब कौन सा यूज करना है वो आगे के क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा. करेक्ट? ओके. सो आई हैव द ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वेयर इट स्टेट्स कैलकुलेट द रेशियो of what? The radii of the particles. Which particles? The proton and alpha particle respectively. इसको भी क्वेश्चन की एक जनरल फ्रेमिंग बोल देते हैं और अब इसमें क्वेश्चन को एडजस्ट करते हैं एज ए पार्ट.
and the question is if what? If they are projected with the same speed. Now that's the question. If they are projected with the same speed, so pretty fine, not an issue. हम पहला वाला रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा? mv upon vq. So the question solution is supposed to be, solution लिख रहा हूं मैं, I have the radius as equal to m into v upon vq. That's the expression. अब इसमें क्या हो रहा है कि जो v है वो सेम है, v सेम हो गई है, b पहले से ही सेम है क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड में दोनों को भेजा है, which explains to me that r is proportional to m upon q. So simple हो गया. और वैसे बोलो तो इस इनवर्स टू द स्पेसिफिक चार्ज पढ़ा है आपने, q by m होता है, पर बहुत सिंपल तरीके से सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कर लो ना. दैट इज r प्रोटॉन टू द r अल्फा पार्टिकल should be equal to mass of the proton upon mass of the alpha particle, क्योंकि m के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, एंड q for the proton and q for the alpha particle क्योंकि q के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है. सो rp ऊपर है तो mp मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर है और चार्ज ऑफ प्रोटॉन नीचे है. राइट, प्रेटी फाइन. मास ऑफ द प्रोटॉन को फिल कर लो, दैट इज इफ इट इज m, सो अल्फा पार्टिकल का 4m हो जाएगा, और charge on alpha particle is twice of E if the charge on the proton is E. So I think the question is prettily done, and this ratio comes out to be 1:2, and the question is pretty easily done. That's the A part of the question. Don't be so fascinated कि question खत्म हो गया है. Question तो अभी बस शुरू हुआ है मेरे दोस्त. So the B part of the question is supposed to be if. क्या बोला? If. मतलब यहाँ तक का question भाई साहब same है. It's the same question, but if is changing. If they are projected with the same linear momentum, and now the question is changing its character, is telling they are projected with the same linear momentum. So now the expression is going to take a hit, and I am going to focus upon this formula, r is equal to p upon bq. So let me allow to solve this. Now r is equal to p upon bq. That means now the p is constant क्योंकि दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है, और b तो पहले से कांस्टेंट है. सो दिस टाइम द रेडियस सोलली अकेले के अकेले सिर्फ q पे, वो भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है. एंड सो the radius of the proton upon the radius of the alpha particle should be inverse to the charge of them. So q for the proton is down and the q for the alpha particle is up. And my dear, charge on the alpha particle is twice of E if the charge on the proton is E. So this time the ratio has changed, and the ratio this time is coming out to be as 2:1. So it changed with the previous option. Previous question में 1:2 आ रहा था, अब 2:1 आ रहा है, because we changed the language of the question slightly. Okay, let's change it once again. If बदल लेते हैं, if they are projected with the same kinetic energy. What is the question now? They are projected with the same kinetic energy. So now I am gonna pick up the next version of the formula, that is root 2 mk upon bq. So now my expression for the radii is proportional to root of 2 mk upon bq. Mark it what terms are same. So k same है क्योंकि kinetic energy दोनों की same given है क्वेश्चन में, b पहले से सेम है, टू द कांस्टेंट है माय डियर. सो मुझे देख के ये समझ में आया जो रेडियस है इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m अपॉन q. So I think you are now understanding how I am twisting the question and how important this particular article is. And I am now solving for the proton and alpha particle. You might get a question of the deuteron and alpha particle, might get a question for the proton and deuteron, and so on with the various combination of the charged particles. Maybe 3 का ratio compare करने को I think that you will be able to if you read it properly कि क्या सेम है भाई, स्पीड सेम है, मोमेंटम सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, अभी काइनेटिक एनर्जी सेम है. सो लेट्स कंप्लीट द क्वेश्चन. ऐसा r proton upon r alpha particle should be equal to root of m proton upon m alpha particle, क्योंकि ये तो डायरेक्ट रेशियो में था रूट वैल्यू के, और q इनवर्स है. सो q प्रोटॉन नीचे, q अल्फा ऊपर. सिंपल.
Now place in mass of the proton कितना होता है, that is for m if the alpha particle is 4m. Okay, and then q for the alpha is supposed to be twice of e and the proton is e. Okay, so e and e cancel, m and m cancel, and I have 1 upon root 4 as 1 upon 2 into 2. I completely cancel. I get the ratio 1:1. Once again a different answer. So every time I'm just changing the language of the question, the answer which is coming for me is completely different. And then I have a D part also, again a twist in the language where I say if बदल गया है, if they are accelerated to the same potential difference from rest. Oh great man, they are accelerated through the same potential difference, मतलब v की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम. सो आई थिंक आई हैव हिट द जैकपॉट with the next formula. The next formula is this one. So I'm going to use this root of 2mqv upon bq. So let me use it, that r is supposed to be equal to root of 2mqv upon bq, and then focus that which terms will remain same. So 2 as a constant will remain same, v as a potential is same, question में mentioned है, b तो पहले से ही decided है कि same है. So this time if I look carefully देखना पड़ेगा, then r is supposed to be proportional as root of m upon q. एक root q ऊपर है और q नीचे है, तो root q ऊपर, नीचे root q से cancel होगा, तो नीचे balance root q बच जाएगा. And then you can proceed in the question like a champ. Now I have the rp upon r alpha over here as going to be proportional to root of mass of the proton upon mass of the alpha particle for the q inverse में है, so that's q for the proton and q for the alpha particle. But be careful, this time everything is under the root. पिछले वाले पार्ट में, थर्ड पार्ट में, मास तो रूट में था पर चार्ज की वैल्यू रूट से बाहर थी. इस बार दोनों टर्म्स रूट के अंदर हैं, तो आंसर शायद फिर से डिफरेंट आएगा, शायद बोला मैंने. So that is equal to the mass of the proton कितना होता है, if it is m, alpha particle का फिर 4m कहलाएगा. q of alpha कितना है, twice of e, अगर proton का e है तो. So ये e कैंसिल है, ये m कैंसिल है, एक 2 कैंसिल है. I am getting this as 1 upon root 2. I guessed it correctly, my dear, that the result is yet again coming out to be different. So I think you have become wise enough how to deal with these kind of the questions, right? सो वेरी नाइस काइंड ऑफ क्वेश्चन. और ऐसे पूरे 20-25 क्वेश्चन आपको कहीं दिख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 4 तो ये मोटे मोटे केस हो गए, टेम्परेचर का भी आ सकता है 5, ये तो मोटे मोटे केस है, लेकिन ये तो सिर्फ अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के लिए है ना, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं, एंड देन द वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चंस कैन क्रॉप अप विद यू. चलो, हम हर किस्म के ऐसे क्वेश्चन के करने लायक हो गए हैं, और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आएंगे. तो पहला एक क्वेश्चन तो मैं जो आपके सामने अभी रखने वाला हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. उससे पहले रिवीजन करा देता हूँ. तो रिवीजन करा के मुझे पता चला कि अगर ये क्रॉस फील्ड है, दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल क्रॉस फील्ड दिख रही है. अब इसके अंदर ये पॉजिटिव पार्टिकल है, कितना पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल है. सो इफ इट इज अ पॉजिटिव पार्टिकल और क्रॉस फील्ड में मूव करेगा, तो कैसे मूव करता है, इट इज गोइंग टू मूव एंटी क्लॉकवाइज. आई नो दैट फीचर. जिसको नहीं पता है वो कल के लेक्चर में जाके तसल्ली से देखे. कल के लेक्चर में हमने इस बात के ऊपर बहुत समय लगा के इस रिजल्ट को अपने पास रख लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है. वैसे हम डायरेक्शन बताने में कोई चोरी नहीं करते हैं, हमारे पास राइट हैंड रूल होता है, लेकिन फिर भी एक शॉर्टकट होता है, प्रैक्टिस के बाद आता है. हमने पहले पूरे पाथ बना के प्रैक्टिस करा, देखा, फिर इस कंक्लूजन पे आए. अच्छा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अगर हो जाता है और क्रॉस फील्ड ही रहती है, तो आइडिया चेंज हो जाता है, क्योंकि राइट हैंड पाम रूल ये कहता है कि पॉजिटिव पे फोर्स इनवर्ड लगती है, नेगेटिव पे आउटवर्ड लगती है. सो द सेंस ऑफ द मोशन और इन द सर्कुलर पाथ विल चेंज. तो भाई या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा ना. तो अगर पॉजिटिव पे एंटी क्लॉकवाइज पाथ है तो इसके ऊपर नेचुरली क्लॉकवाइज आ जाएगा. सो प्रेटी कूल आर्टिकल. तो अब क्या हो रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इंटेलिजेंट सवाल कि ये देखो 3 पाथ है, 3 पार्टिकल्स हैं,
और तीन पार्टिकल्स के नाम है अल्फा पार्टिकल, देयर इज अ बीटा पार्टिकल एंड देयर इज अ गामा पार्टिकल। है अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों बेसिकली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एमिशन के पार्टिकल्स होते हैं। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो फिर वो क्या करता है? स्पॉन्टेनियसली डिके करता है। तो जब वो न्यूक्लियर ब्रेक होता है, डिके करता है, तो उसमें से कुछ रेडिएशन पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, मतलब एनर्जी पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। सो कुछ तीन किस्म के पार्टिकल्स बेसिकली हम बाहर निकालते हैं। ये आइडिया हमें सॉड्डी फजान ने दिया था, सॉड्डी फजान। और न्यूक्लियर फिजिक्स में इनको सॉड्डी फजान डिस्प्लेसमेंट रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। फिलहाल के लिए तीन पार्टिकल्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा। और बाय डिफॉल्ट अल्फा इज सपोज टू बी अ पॉजिटिव पार्टिकल, बीटा इज सपोज टू बी अ नेगेटिव पार्टिकल, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, एंड गामा इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल पार्टिकल, इज सिंपली एन एनर्जी पार्टिकल। राइट, अब ये तीनों पार्टिकल एमिट हुए और ये इस फील्ड में भेज दिया हमने डिटेक्ट करने के लिए कि कौन सा कैसा है, कि तीनों अल्फा तो नहीं है, तीनों बीटा तो नहीं है, तीनों न्यूट्रल तो नहीं है। तो क्या आप देख के इनको बता सकते हैं कि कौन सा अल्फा, कौन सा बीटा, कौन सा गामा? सो वेरी क्लियर, ये वाला पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्रॉस फील्ड है, तो डेफिनेटली अ पॉजिटिव पार्टिकल होगा। हेंस इट इज सपोज टू बी अ अल्फा पार्टिकल, सिंस अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव इन नेचर। And by the same thinking, this particle should be a beta particle, this one. Why it should be a beta particle? Because it is deflected clockwise across field में clockwise particle वही deflect होता है जो कि बेसिकली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और बीटा पार्टिकल अभी हमने बताया कि बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन का होता है। सो वेरी गुड। तो ये बीच में जो ग्रीन एरो है विच इज स्ट्रेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ऑफ कोर्स इट शोइंग दैट इट इज अनडिफ्लेक्टेड, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, इट इज नॉट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ। है तो ताही पॉसिबल है, क्योंकि थीटा तो 90 है तो ताही पॉसिबल है चार्ज ना हो। जब चार्ज ही ना हो तो फिर कैसे डिफ्लेक्ट होगा? And so this particle has to be the gamma particle. Reason, because it's a neutral particle. The deflection is produced in the path of a charged particle. Uncharged particle पे नहीं, neutral particle पे आइडिया नहीं लगते, फोर्स ही नहीं लगेगी ना। F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, जब चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ से आएगी? तो डिफ्लेक्ट कैसे करेगा भाई? सो क्लियर हो गया ना? देखो क्लियर हो गया। तो देखो इसके पद चिन्ह, इसकी स्टैम्प्स आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में भी मिलती है। क्या मजेदार बात है ना? राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड पिक अप अनदर क्वेश्चन व्हिच सेज देयर इज अ न्यूट्रॉन, दिस अ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। चार किस्म के पार्टिकल्स आ गए, चार। पहले तो तीन से गुजारा नहीं चल रहा था, अब चार आ गए हैं। एक न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। दे एंटर अ रीजन ऑफ द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विद इक्वल वेलोसिटीज। क्रॉस फील्ड है, सूखा सवाल है और बताना है कौन कौन है, बस खत्म। तो पहला तो मेरे को इजीली पता चल गया है कि ये न्यूट्रॉन है, सी वाला पार्टिकल न्यूट्रॉन है। क्यों? अनडिफ्लेक्टेड है बेचारा, तो सी तो न्यूट्रॉन हो गया, अब कहानी खत्म हो जाती है उस पर। अब आ जाते हैं किस पे? डी पे। तो डी क्लॉकवाइज आ रहा है, सो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव पार्टिकल जाएगा। सो नेगेटिव पार्टिकल इनमें से इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब डी वाला जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कहानी ले दे के बस दो पे रह गई है। आधे नंबर तो मिल चुके हैं आपको, सी और डी आपने पहचान लिया। सी अनडिफ्लेक्टेड था तो अनचार्ज पार्टिकल होगा, न्यूट्रॉन होगा। और डी वाला पार्टिकल क्रॉस फील्ड में क्लॉकवाइज घूमा है। देखो आपको हाथ पैर लगाने नहीं पड़ रहे, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसकी डिकोडिंग दे दी थी और आज उसको रिवाइज भी करा दिया कि पॉजिटिव एंड क्रॉस फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। कितनी सिंपल डिकोडिंग है। और नेगेटिव एंड क्रॉस फील्ड विल बी ऑटोमेटिकली इन द ऑपोजिट सेंस, मतलब क्लॉकवाइज। पॉजिटिव क्रॉस एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव क्रॉस क्लॉकवाइज, एंड देन ऑफ कोर्स यू कैन कीप ऑन चेंजिंग द कॉम्बिनेशंस एंड जजिंग द डायरेक्शंस। ओके, अब ए और बी के बारे में बिल्कुल पक्का है कि दोनों पॉजिटिव पार्टिकल है, कोई डाउट नहीं है, दोनों पॉजिटिव है। बट देन इफ यू चेक दैट, तो हमें पता चला कि इसका जो रेडियस आएगा इसका, और फिर जो दूसरे वाले का रेडियस आएगा उसमें फर्क आएगा। एंड सो इट इज प्रीटी इजी टू चेक आउट कि जो बी वाला पार्टिकल है उसका रेडियस ज़्यादा है। सो इट इज प्रीटी क्लियर दैट द रेडियस ऑफ द बी इज सपोज टू बी मोर देन द रेडियस ऑफ ए, एंड देन यू नीड टू चेक अपॉन दिस आइडिया कि अब कौन कौन सा पार्टिकल है, कौन रह गए हैं। एक प्रोटॉन रह गया, एक अल्फा पार्टिकल रह गया। अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन गिवन है विद द इक्वल वेलोसिटीज। एंड नाउ आई थिंक सो दिस क्वेश्चन कैन बी प्रेटीली डन, ठीक है ना। सो रेडियस ज़्यादा आ रहा है, है ना।
तो रेडियस किसका, बी का ज़्यादा आ रहा है, तो बी कौन सा पार्टिकल है वो पता करना पड़ेगा, देखते हैं। सो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन अपॉन द रेडियस ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये देख लेते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो अभी पीछे निपटाया हमने। देखो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तो अलग हो गए, रहे कौन क्या, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल। चलो देखो, दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी अपॉन बी क्यू, लेकिन लेकिन इसमें v तो सेम है, इक्वल वेलोसिटी से भेजे हैं, b तो सेम है। अच्छा, तो ये m अपॉन क्यू के प्रोपोर्शनल में क्वेश्चन बन गया। अच्छा, सो दैट इज अ मास ऑफ द प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और चार्ज के मामले में रिवर्स है, सो q प्रोटॉन नीचे है, q अल्फा ऊपर है। प्रोटॉन का मास अगर m होगा तो अल्फा पार्टिकल का 4m होगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर e होगा तो अल्फा बिट ट्वाइस ऑफ e होगा। और ऐसा करने से जो रेशियो है वो 1:2 बन गई है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन आ रहा है। अल्फा पार्टिकल का रेडियस कितना आ रहा है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द प्रोटॉन आ रहा है। ठीक है कि नहीं है, जिसकी q बाय एम की वैल्यू ज़्यादा होगी उसका रेडियस कम आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। सो हैव डन इट करेक्टली। आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। दैट बेसिकली सेज दैट दिस इज इक्वल टू वी अपॉन बी अल्फा। सही है ना। सो जिसकी अल्फा की वैल्यू कम आएगी उसका आर ज़्यादा आएगा। सो नेचुरल सी बात है कि जो अल्फा की वैल्यू है वो अल्फा पार्टिकल की अल्फा की वैल्यू अल्फा पार्टिकल के लिए कम आएगी। क्यू बाई एम है, सो 2e/4m है, हाफ का फैक्टर आ जाएगा, उस वजह से उसका रेडियस ज़्यादा आएगा। इसका मतलब डेफिनेट सी बात है, जिसका रेडियस ज़्यादा, आर अल्फा ज़्यादा है, मोर देन आर प्रोटॉन, सो विच मीन्स द अल्फा पार्टिकल हैज़ टू बी बी, क्योंकि बी पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा है और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का रेडियस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। सो आई थिंक वी आर डिकोडेड द होल क्वेश्चन कि बी वाला पार्टिकल कौन होगा, अल्फा पार्टिकल होगा, और जो ए वाला पार्टिकल है, डेफिनेटली ए और बी दोनों पॉजिटिव थे, पर रेडियाई से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब जो बचा हुआ ए पार्टिकल है वो बेचारा कौन है, प्रोटॉन पार्टिकल है। सो वी हैव डिकोडेड द कंप्लीट क्वेश्चन विद अवर इंटेलिजेंस एंड फॉर्मूलाज ऑफ कोर्स। चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। और ये क्या है, सर्कुलर पाथ, नो 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 एन ओ नो, फिर क्या है ये, सर इससे सेम ही सर्कुलर पाथ, ये क्या मजाक है, सर मजाक नहीं है। अब ये सवाल है, अच्छा किस तरीके का सवाल है, तो हम इसको बोलेंगे इस प्रोजेक्टेड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट, कितना गल है, सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है पूरी जगह पे, आप जिस कमरे में रह रहे हैं उस पूरे कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, कमरे में पूरे में मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ऐसा करें, अपने कमरे को आधे आधे में बांट लें, आधे आधे में। अब इधर वाले आधे में मान लो फील्ड है, इधर वाले आधे में फील्ड ही नहीं है, उड़ा दिया आपने किसी तरीके से। भाई देखो कैसे शील्डिंग करी होगी पता नहीं, आधी कमरे में फील्ड ही नहीं है, आधे में है। आप इधर से पार्टिकल भेजो, क्या करो, जहां पे फील्ड नहीं थी वहां से पार्टिकल भेजो, कहां पे, जहां पे फील्ड थी। तो इसको बोलेंगे प्रोजेक्टिंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। सी अगर सब जगह फील्ड होती, सारी जगह, सारे जहान में फील्ड होती, तो फिर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऐसा होता, कैसा, सर्कुलर, कंप्लीटली सर्कुलर। फंस जाता, याद है बोला था फंस जाएगा, घूमता ही रह जाएगा, घूमता ही रह जाएगा, चाहे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज डिपेंड करेगा, प्लस है या माइनस चार्ज पार्टिकल है, पर ये घूमता ही रह जाएगा, फंस जाएगा। हमने कहा ये तो गलत बात है, ऐसा कैसे करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि अब प्रोजेक्शन लैंग्वेज को यूज करें। So this is my article, my dear. This is the article, and the article is supposed to be pretty simple. The article is that the charge particle is projected into the magnetic field. Magnetic field अभी भी plane perpendicular है, but the charge particle is projected into the magnetic field. ये हमारा क्वेश्चन, हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया भाई। अब क्या करें भाई, देखो सारी कहानी सेम लगेगी, ये डायग्राम इसलिए बनाया, सारी कहानी सेम लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स अब भी सेंटीपिटली लगेगी जैसे लग रही थी, कोई उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट्स mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स अभी भी BQB होगी, क्यों भाई, क्योंकि थीटा अभी भी 90 है।
प्लेन ऑफ द मोशन में और मैग्नेटिक फील्ड में अभी भी एंगल 90 ही है, 90 ही है। सो बी क्यू बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसका मतलब यहाँ से रेडियस का एक्सप्रेशन है वो सेम आएगा एम वी अपॉन बी क्यू। इसका मतलब अभी जो ऊपर हमने जितने क्वेश्चन करे वो जिंदाबाद सारे। एम वी अपॉन बी क्यू, टाइम पीरियड सेम आएगा 2 पाई एम अपॉन बी क्यू, कुछ बदल नहीं रहा है। और ओमेगा की वैल्यू भी सेम आएगी एज इक्वल टू बी क्यू बाई एम। सो नथिंग इज चेंजिंग, देन व्हाई द हेल आर वी डूइंग द क्वेश्चन। ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है विच इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, हमने उसको भेजा, प्रोजेक्ट करा, जाओ बेटा जाओ। अब ये पार्टिकल कहाँ गया? मैग्नेटिक फील्ड में गया। देखो गया, जा रहा है, अंदर गया। अब क्या हुआ? डिफ्लेक्ट हो गया। कैसे डिफ्लेक्ट हुआ? पहले देखो कि इसका सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पर आएगा। देखो, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, देखो अपने आप लगा के, थंब टुवर्ड्स द राइट है, सो फोर्स इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द वी। तो इस तरफ फोर्स लग गई, तो क्लियर हो गया कि इस लाइन पे सेंटर आएगा, तो ये हमारा सेंटर हो गया। ये क्या है? बाउंड्री है। दिस इज अ बाउंड्री, इसके दोनों साइड रीजन है। दिस इज अ रीजन 1 एंड दिस इज अ रीजन 2। तो रीजन 2 में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, रीजन 1 में नहीं है। हेंस इट इज नोन एज अ सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड रीजन, राइट? सेमी इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड रीजन राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं। सो लेफ्ट साइड से जब पार्टिकल जब आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, अंदर जाते घूम गया, सर्कल में घूम गया, सर्कल में ऐसे घूम गया। अब घूम के घूमते 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 बाहर आ गया। अच्छा, अगर पूरी फील्ड होती है तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, अपने को पसंद नहीं आया। हमने क्या फील्ड क्रिएट करी? सेमी इनफाइनाइट। आधी जगह है, आधी जगह नहीं है। तो पार्टिकल का पाथ बेहद आप बोल सकते हैं सर्कुलर है, पर करेक्ट लैंग्वेज होगी सेमी सर्कुलर है, क्योंकि आधा सर्कल डिस्क्राइब करके बंदा बाहर आ गया। The particle comes out of the field and then this path becomes once again a straight line. This is once again a straight line path. Excellent, my dear. इनिशियली पाथ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। बाद में पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। बीच में पाथ क्या है? सर्कुलर। कब? जब तक फील्ड है, क्योंकि फील्ड ही तो घुमाएगी, फील्ड ही तो फोर्स लगाएगी, फील्ड ही तो सर्कुलर पाथ पे घुमाएगी। जब फील्ड गायब तो फोर्स गायब, तो सर्कुलर पाथ भी गायब। So it is going to be in the circular path, is going to be deflected till there is the existence of the magnetic field, जो कि इस बार right side region में है, जो कि एक semi infinite region है। So what is happening? The speed changes? Oh no, my dear, it cannot change. Magnetic force never performs any work, so it does not change the kinetic energy, it does not change the speed of the particle. Which means जिस स्पीड से ये पार्टिकल एंटर कर रहा था, कितनी स्पीड से कर रहा था? v से, उतनी स्पीड से वापस आएगा, सेम स्पीड से वापस आ गया। लेकिन लेकिन द वेलोसिटी वेक्टर इजंट द सेम, इट इजंट द सेम, द वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट द सेम व्हेन द पार्टिकल एंटर्ड हियर। इट वाज हैविंग अ वेलोसिटी एज लेट्स से v, as vi cap, and when this particle came out after deflection here, it had the same speed but the opposite velocity, that is v of minus I cap. So there is a complete change in the momentum of this particle. There is a change in momentum of the particle. This is a path of the charged particle. This is the center of it, है ना? This is the radius of it. This is the radius of the circular path. This is the radius of the circular path. वो तो सेम है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। The radius is supposed to be equal to m into v upon bq, the same expression as p upon bq भी लिख सकते हो, करेक्ट है। Now the question is, what is the time spent in the magnetic field? In the field, that is in the magnetic field of course, कितना समय स्पेंड करा? तो कैपिटल टी नहीं करा। इन द केस कि पूरी इनफाइनाइट फील्ड होती, फंस गया, इनफाइनाइट टाइम स्पेंड करेगा, घूमता ही रहेगा अंदर ही अंदर, पर अभी गया और बाहर आ गया। इधर फील्ड थी और लेफ्ट साइड पे फील्ड नहीं है, तो कितना समय लगाया उसने? हाफ ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब करने में जितना समय लगता है, हाफ ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब करने में कितना समय लगता है? कैपिटल टी बाई 2। कैपिटल टी क्या है? टाइम पीरियड। सो द टाइम स्पेंड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू सिंपली कैपिटल टी बाई 2। अब कैपिटल टी तो हम पहले से निकाल बैठे हैं, वो तो सेम ही है, that was equal to 2 pi m upon bq। तो इसका हाफ टाइम दैट इज पाई m upon bq पे ये बंदा, ये पार्टिकल वापस आ जाएगा। ये t इक्वल टू 0 पे एंटर कर रहा था और t इक्वल टू कैपिटल टी पे भाई साहब बाहर की दुनिया में आ जाएंगे।
पहले पाथ क्या था, स्ट्रेट लाइन, बीच में क्या है, सर्कुलर, फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन. दैट्स योर सर्कुलर पाथ. फॉर द टाइम इट इज सपोज टू बी इनसाइड द फील्ड एंड मूविंग. वेरी गुड, एक्सेलेंट. और क्या पूछे, और कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछते हैं. व्हाट इज सपोज टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल. व्हाट इज सपोज टू बी द डिफ्लेक्शन इन द पार्टिकल. कितने सारे सवाल पूछेंगे. व्हाट इज सपोज टू बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. बस करें भाई, कितने सवाल पूछेंगे हम. Oh, so deflection. What is a deflection? This is a deflection. How much is that? That is 180 degree. That is pi. So pi is the deflection produced. Correct. Very good. So theta becomes equal to pi basically. है ना? The value for the angular deflection is supposed to be pi. It's gone. The sheet is gone. Just wait for it. We will get this back. Right? The angular displacement कितनी आ रही है? That is supposed to be coming as equal to pi. Pretty fine. Okay. So what about the distance? So distance very simple होता है. How do we calculate the distance? The distance is calculated as r into theta. अब थीटा की वैल्यू कितनी आई है, पाई आई. थीटा वैल्यू इज पाई. सो इफ द थीटा इज पाई, सो डिफ्लेक्शन पाई था, मतलब थीटा की वैल्यू पाई है. और डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला होता है r इंटू थीटा. कितना, r इंटू थीटा. सो थीटा पाई है, सो पाई इंटू आर. अरे सीधे भी लिख सकते थे हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस. 2πr होता पूरा, पर आधा सर्कल है, आधा सर्कमफ्रेंस है, पाई इंटू आर. एक्सेलेंट. वॉट्स द डिस्प्लेसमेंट. अरे वो तो सीधा इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल टू फाइनल. इनिशियल क्या है, ए पॉइंट, फाइनल क्या है, बी पॉइंट. बनाए, ये रहा ए और ये रहा बी पॉइंट. सो ए से बी सीधा वेक्टर जोड़ो. तो सीधा वेक्टर जोड़ा हमने, एंड सो दिस विल बी द वेक्टर. दिस इज द स्ट्रेट वेक्टर. और इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, 2r, ट्वाइस ऑफ द रेडियस. सो दैट्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r. एनी टाइम आप रेडियस का फंक्शन सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. रेडियस कितना है, mv अपॉन बी क्यू. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई इंटू mv अपॉन बी क्यू. और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ mv अपॉन बी क्यू. दैट बिकम्स योर वैल्यू. ऑफकोर्स डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, वो पाई टाइम्स है ना. वैसे भी डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आता है डिस्प्लेसमेंट से जब भी डायरेक्शन में चेंजेस होते हैं. और यहाँ पे डायरेक्शन का ही मुद्दा है. ये ओवरऑल चेंज ही डायरेक्शन हो रहा है, स्पीड तो बदल ही नहीं रही थी. मोमेंटम चेंज हो रही है. व्हाट इज अ चेंज इन मोमेंटम. फाइंड अ चेंज इन मोमेंटम. सो आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट अ चेंज इन मोमेंटम. कैसे आएगा, अरे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो. चलो, वैसे चेंज इन मोमेंटम वेक्टर में कैसा होना चाहिए, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल. और फाइनली ये जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर मूव कर रहा है, अलोंग द वी माइनस आई कैप. एंड इनिशियली किधर मूव कर रहा है, दैट इज वी आई कैप. पहले अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, फिर घूम फिर के नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया. सो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, दैट इज माइनस 2mv आई कैप. अच्छा, मैग्नीट्यूड देखोगे तो 2mv हो गया, सिंपल 2mv. वेरी गुड. दैट्स अ चेंज इन मोमेंटम. एंड नाउ द क्वेश्चन आस्क्स अस, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द एवरेज फोर्स. व्हाट इज द एवरेज फोर्स, नॉट इंस्टेंटेनियस. नॉट इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस कितनी है, कहाँ लग रही है, ये पार्टिकल पे इंस्टेंटेनियस ये लग रही है, इस पार्टिकल पे इंस्टेंटेनियस यहाँ लग रही है. अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग जगह है ना ये अपना चार्ज पार्टिकल. तो इंस्टेंटेनियस फोर्स कितनी, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स, दैट इज सिंपली इक्वल टू QVB sin थीटा sin 90. दैट्स द वैल्यू फॉर द इंस्टेंटेनियस फोर्स. अभी क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है. अभी क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज फोर्स की वैल्यू बताइए. पहले तो आप देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चन है. रेडियस निकालो, टाइम पीरियड निकालो, ओमेगा निकालो, टाइम स्पेंड इन द फील्ड निकालो, टाइम स्पेंड इन साइड फील्ड निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो, डिस्टेंस निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, चेंज इन मोमेंटम निकालो. सारे एक साथ ही पूछे जाएंगे आपसे. ये 7-8 सवाल करा दिया मैंने, 7-8 सवाल करा दिया आपको. अब एवरेज फोर्स, नवा सवाल, दैट्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला आपने, 2mv. और टाइम कितना, जितना टाइम स्पेंड करा था अंदर, कितना था, t/2, कैपिटल T/2. जितना समय लगा सर्कल को डिस्क्राइब करने में, ये कितना हो गया, 4mv अपॉन टी. ये फॉर्मूला हो गया. अब आप चाहो तो भाई टाइम पीरियड की वैल्यू रख दो, वो कितनी होती है, 2πm अपॉन बी क्यू. ये प्लेस कर दो, कुछ कुछ कैंसल से दिख जाए, ये m कैंसल से दिख रहा है, ये हो जाएगा 2bqv अपॉन पाई. ऐसा रिजल्ट आ गया, ऐसा रिजल्ट आ गया है. और ये बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है. हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू BQV अपॉन π/2. इस तरीके से लिख सकते हैं. पहले जैसा रिजल्ट बिल्कुल नहीं है. एवरेज फोर्स इंस्टेंटेनियस के बराबर नहीं है. क्यों नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है.
एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू तभी सेम आती है जब सब कुछ मामला क्या हो, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म में डायरेक्शन भी आता है, और यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, तो एवरेज की वैल्यू इंस्टेंटेनियस के बराबर बिल्कुल नहीं आएगी। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा पूछा गया है, तो इंस्टेंटेनियस तो पूछेगा नहीं ना, क्योंकि वो तो नॉर्मली पता ही है ना, वहीं से तो कहानी शुरू हुई थी कि मैग्नेटिक फोर्स कितनी है, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90, सो क्यू वी बी लग रही है। एवरेज की कहानी है कि आपने देखा पूरे मोशन को, मैग्नेटिक फील्ड में जब तक मोशन था पूरे मोशन को देखा, एंटर करते हुए एग्जिट करते हुए, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाला, और फिर चेंज इन मोमेंटम अपॉन द टाइम स्पेंट इनसाइड द फील्ड को यूज करा, तब जाके आपको एवरेज फील्ड का अनुभव मिला। ग्रेट क्वेश्चन ना, मजेदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन और भी बढ़िया हो सकता है, जैसे ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अल्फा। कितने एंगल पे एंटर कर रहा है भाई, ये अल्फा एंगल पे एंटर कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर अच्छा स्पीड भी गिवन है वी नॉट से एंटर कर रहा है। फिर क्या हो रहा है, फिर वो बाहर जा रहा है, अंदर गया और फिर बाहर निकल गया, डिफ्लेक्ट करके बंदा बाहर निकल गया। कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिव, तो पाथ कैसा है, वापस से एंटी क्लॉकवाइज है, अपने को पता है, पहले से पता है ना, स्टैंप लग चुकी है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अब ये बाहर निकला, तो ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री ये बाउंड्री है, बाउंड्री है मतलब भैया राइट साइड पे फील्ड है, लेफ्ट साइड पे फील्ड नहीं है, तो कौन सा केस है, सेमी इन्फिनिटी का केस है ना, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अब ये जब बाहर निकल रहा है तो बाउंड्री के साथ इसका एंगल क्या बनेगा, पहले तो अव्वल आपको वो बताना है, बाउंड्री के साथ कितने एंगल पे एंटर करा, अल्फा पे, बाउंड्री के साथ कितने एंगल पे एग्जिट करेगा, वो एंगल का अनुमान आपने लगाना है। चलो मिलके लगाएं, चलो मिलके लगाएं, चलो मिलके लगाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा अनुमान सही है। तो हमारा अनुमान सही है, देखते हैं। ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है, पर मैंने कहा आपके साथ में रूबरू बना लूँगा आपके साथ, है ना। सो ये हमारी बाउंड्री है, और यहाँ पे ये हमारे ये मैग्नेटिक फील्ड है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम अपने चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पे भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कोशिश करी और इसको इस लाइन पे भेजा, और इस लाइन पे जो स्पीड थी वो वी नॉट थी, और जो एंगल हमें नसीब हुआ वो अल्फा था। इस एंगल पे भाई साहब को भेजा। अभी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डिफ्लेक्ट करेगा, सो इट डिफ्लेक्ट्स एंटी क्लॉकवाइज, जैसे उसको करना था, और फिर वो डिफ्लेक्ट होके यहाँ से निकल गया, यहाँ से पार्टिकल निकल गया। तो जैसे ही फील्ड के बाहर निकला, बाउंड्री के बाहर निकला, पास स्ट्रेट लाइन हो गया। और स्पीड तो नहीं बदलती है, ये हम सबको पता है, स्पीड नहीं बदलती है, तो वी नॉट स्पीड है, स्पीड बिल्कुल नहीं बदली है। अब एंगल बताना था, तो सबसे पहले पॉइंट मार्क करते हैं, कहाँ से एंटर करा था ए से, और कहाँ से एग्जिट करा बी से, ठीक है ना। किस समय एंटर करा था टी इक्वल टू 0 पे, और किस समय एग्जिट करा टी इक्वल टू स्मॉल टी पे, बाद में देखेंगे टाइम कितना मिला उसको, ठीक है। अब इसकी सबसे पहले देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ये देखते हैं ध्यान से। सो फील्ड इनसाइड है, थंब इधर है, इसके परपेंडिकुलर देखो, इसका परपेंडिकुलर लगा के देखो हाथ, फील्ड इनसाइड, थंब अलोंग द मोशन, सो उसके परपेंडिकुलर। तो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर आप बनाएंगे, इसके परपेंडिकुलर अगर आप बनाएंगे, तो यहाँ कहीं पे जाके सेंटर आना चाहिए, क्योंकि देखो फोर्स का डायरेक्शन तो मिल गया, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर है, राइट हैंड पाम रूल से ये इस डायरेक्शन में मिल गई फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो सेंटर उसी लाइन पे लाई करना चाहिए, मिल गया जी हमारा। और जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो फिर फोर्स सेंटर की तरफ ही लगेगी, जब यहां से एग्जिट करने वाला होगा तब तक फोर्स सेंटर की तरफ ही लगेगी, यही फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो सही है, सेंटर हमें लोकेट हो गया। और थोड़ी फीलिंग से भी आ रही है कि पार्टिकल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, और सेंटर के अबाउट जो फोर्स थी वो सेंट्रल की तरह, सेंट्रिपिटल की तरह बिहेव कर रही थी। एक्सेलेंट है, बहुत बढ़िया जी, एक्सेलेंट। तो अब एंगल का अनुमान लगाइए, तो ये एंगल अल्फा बिल्कुल है जी, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, बिल्कुल होगा जी, क्योंकि एफ परपेंडिकुलर टू वी नॉट था। अच्छा ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये अल्फा हो जाएगा, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा सिमेट्री से ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ए भी बिल्कुल सही है, ऊपर नीचे डायग्राम सेम है, वेरी गुड। अच्छा चलते जाओ आगे फिर, अच्छा फिर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, ए कितना, अरे ऑल्टरनेट एंगल है, अरे ये बहुत बढ़िया। अच्छा फिर ये वाला एंगल कितना होगा, सर ये 90 माइनस अल्फा होगा, ए भी बढ़िया हो गया। अच्छा फिर ये वाला एंगल कितना होगा, सर अल्फा होगा, ए बढ़िया हो गया, पर वो तो बीटा था। अच्छा बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, क्या हो गया, बीटा इक्वल टू अल्फा हो गया। ऑलरेडी स्केच कर रखा था मैंने, पर मैंने कहा आपको दिखा दूं तरीके से। तो इस एंगल पे थीटा पे एंटर करा था, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना।
ये वाला एंगल कितना है, थीटा हो जाएगा। ये वाला एंगल वापस कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। ये 90 है तो ये एंगल थीटा हो गया, सिमेट्री से ये एंगल थीटा हो गया। और ऐसा करने से फिर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, और फिर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो वापस से ये एंगल अपना थीटा हो जाएगा। और इस एंगल को क्वेश्चन ने बीटा बोला हुआ था और इसको अल्फा बोला हुआ था, पर ये बेसिकली जो दोनों एंगल हैं, जिस एंगल पे वो एंटर करा और जिस एंगल पे एग्जिट करा, वो सेम आ रहे हैं विद द बाउंड्री। So the first part of the question is completed and done, that the value for the beta is supposed to be alpha, और इसमें सिर्फ डायग्राम बना के आप आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो टिक करके कर सकते हैं और सब्जेक्टिव में डायग्राम बना के कंप्लीट कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं करेगा आप पे। चलो अब कह रहे हैं टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो और सी पार्ट डिस्टेंस भी निकाल लो। सो हम गुरु हैं जी, हम निकाल लेंगे बहुत आराम से, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन भी करा है। सो टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए पहले डिफ्लेक्शन देखो, सारा मामला वहां से क्लियर हो जाएगा। सो व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट अ डिफ्लेक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू 2 अल्फा। कितनी डिफ्लेक्शन है, 2 अल्फा है। देखो ध्यान से, 2 अल्फा दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये पूरा एंगल कितना है, 2 अल्फा है। ऑफकोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, पॉजिटिव पार्टिकल है, क्रॉस फील्ड है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। डिफ्लेक्शन कितनी है, 2 अल्फा आ रही है। एक्सेलेंट है जी। तो उससे डिस्टेंस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन का मतलब सर होता है थीटा और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इंटू थीटा। सो दैट इज आर इंटू 2 अल्फा। सिंपल, दैट्स प्रीटी सिंपल। एंड देयरफॉर द डिस्टेंस वैल्यू शुड बी, आर की वैल्यू कितनी होती है, mv अपॉन बी क्यू। सो mv अपॉन बी क्यू इंटू 2 अल्फा विल बी द वैल्यू फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। और अब क्या पूछना है आपसे, और क्या टाइम स्पेंड पूछना है? टाइम स्पेंड वो भी निकल जाएगा। वो कैसे निकालोगे, देखो बहुत सिंपल है। जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल है, उससे निकाल लो, या फिर इससे निकाल लो, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी से। इससे सिंपल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 2 अल्फा। ओमेगा कितना है, बी क्यू बाई एम, सो इंटू टी। सो देयरफॉर द वैल्यू फॉर द स्मॉल टी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू एम अपॉन बी क्यू। ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा सीधे सीधे, बहुत आसान। थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी से। या फिर टोटल एंगल अगर 2 पाई है पूरा, अगर वो डिस्क्राइब होता तो टाइम पीरियड लगता। पूरा एंगल अगर होता, पर हुआ नहीं, अफसोस की बात है। अफसोस की बात है कि हो नहीं पाया, क्योंकि फील्ड आपने सेमी इनफाइनाइट लगाई हुई है और आपने एंगल पे पार्टिकल को भेजा है। तो फिर कितना एंगल डिस्क्राइब करा भाई ने, 2 अल्फा। कितना डिस्क्राइब करा, 2 अल्फा। तो टाइम कितना लगेगा, स्मॉल टी। कम एंगल डिस्क्राइब करेंगे कम टाइम लगेगा, ज़्यादा एंगल डिस्क्राइब करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपल है। सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी एज अल्फा अपॉन पाई इंटू टी। और टी की वैल्यू डाल दीजिए, सेम रिजल्ट आ जाएगा। नहीं तो आप इस तरीके से रिजल्ट को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा लिखना है तो कोई बात नहीं। अल्फा अपॉन पाई, टाइम का फॉर्मूला होता है 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, सेम रिजल्ट आएगा जैसा आपने यहाँ लिखा था, that is 2m alpha upon b into q. So the either ways you can calculate the value for the time spent inside the fluid. So simple. And if suppose extra, वैसे तो क्वेश्चन ने नहीं पूछा पर मैं पूछ रहा हूँ, what's the displacement? So displacement ये आएगी जी, ये वाली, ये डिस्प्लेसमेंट है, इधर देख लो, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे मिले, ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा जो कि अभी हमने अल्फा लिखा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा। थीटा को अभी हमने अल्फा लिखा हुआ था, आर साइन अल्फा हो जाएगा। और अगर ये आर साइन अल्फा है तो भाई ये भी आर साइन अल्फा होगा सिमेट्री से। तो ये पूरा मेरा क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ट्वाइस ऑफ आर साइन अल्फा इफ द क्वेश्चन डिमांड्स। So I have the displacement also for you, and the value for the displacement is supposed to be equal to twice of r into sin alpha. r की वैल्यू आप जब मर्जी प्लेस करिए, mv upon bq and into sin alpha we get in the result for the displacement. Simply done, my dear. Simply done. But that's the value for the displacement. Okay जी, ये भी समझ में आ गया। और क्या आप पूछ सकता है क्वेश्चन, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम वो भी बढ़िया क्वेश्चन है। चेंज इन मोमेंटम देखो उसको भी फ्रेश बना के दिखा रहा हूँ, खिचड़ी पक जाएगी, नहीं तो एक ही डायग्राम में बहुत सारी चीज़ें देख रहे थे हम वहाँ पे। तो ये बाउंड्री है और अपना पार्टिकल जो है भाई यहाँ से निकला, यहाँ से ऐसे गया था, कितनी स्पीड से, v0 से गया था, है ना। एंगल कितना था उसका, थीटा। तो ये वाला एंगल कितना था, थीटा। अल्फा लिख लो, अल्फा।
तो ये वाला एंगल भी कितना था, अल्फा, दिस एंगल वाज अल्फा, करेक्ट, और ये वी नॉट से गया था। इसका कंपोनेंट भी रिजॉल्व करना, एक इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी वी नॉट साइन अल्फा, और एक इधर कंपोनेंट आएगा विल बी वी नॉट कॉस अल्फा। ये इनिशियल कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटी के, और फिर ये अपनी जर्नी में चल के यहाँ से एग्जिट कर गया। कितनी स्पीड से भाई, वो स्पीड सेम है सर, दैट इज वी नॉट। स्पीड क्यों सेम है, रीजन सर मैग्नेटिक फोर्स नेवर परफॉर्म्स अ वर्क, तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड बिल्कुल नहीं बदलते हैं, स्पीड सेम रहती है सर, डायरेक्शन बदलता है। ओके ओके, ये एंगल कितना है, अल्फा है, इसको रिजॉल्व करा वापस से वी नॉट कॉस अल्फा, और इस तरफ कितना आएगा, वी नॉट साइन अल्फा। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इफ यू ऑब्जर्व द चेंज, इफ यू ऑब्जर्व द चेंज, सो वी नॉट कॉस अल्फा कॉम्पोनेंट में कोई चेंज नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, तो चेंज निकालोगे तो माइनस होकर गायब हो जाएगा। चेंज सिर्फ कहां पर आ रहा है, इस वाले कंपोनेंट पे, वो भी क्यों, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड से तब भी नहीं आ रहा, इसमें किधर आ रहा था, आई कैप पे, और अभी किधर जा रहा है, माइनस आई कैप पे जा रहा है, जबकि जो ये वाले कंपोनेंट है वी नॉट कॉस अल्फा वाले, वह दोनों जे पर हैं, इसलिए उनका चेंज इन मोमेंटम शून्य आएगा। तो चेंज इन मोमेंटम सिर्फ किसकी वजह से आएगा, हरे वाले कंपोनेंट्स, मतलब ये जो एक्स वाले कंपोनेंट्स हैं, and therefore the change in the momentum is supposed to be equal to, once again, as m into v naught sin alpha minus of i cap, ये फाइनल मोमेंटम है, फाइनली लेफ्ट को जा रहा था, एंड माइनस द इनिशियल मोमेंटम दैट इज एम वी नॉट साइन अल्फा आई कैप, वो इनिशियली कहाँ जा रहा था, पहले राइट को जा रहा था। So what is the change in momentum that become 2m v naught sin alpha minus of i cap, माइनस आई कैप, ये डिनोट कर रहा है कि फाइनली वो पार्टिकल लेफ्ट को जा रहा है। और मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो सिंपल हो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एम वी नॉट इनटू साइन अल्फा इज सपोज टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पर्टिकुलर change in momentum. And suppose the question says to calculate average force, so that is change in momentum upon the time. तो change in momentum ढूंढा आपने 2mv नॉट sin alpha, और टाइम हमने पहले ढूंढ लिया था, that time spent inside the field, और यहाँ से ढूंढ लिया था, that was 2m alpha by bq. सो 2m अल्फा बाई बी क्यू की वैल्यू यहाँ डाल दो, 2m अल्फा अपॉन बी क्यू, ये वैल्यू प्लेस कर दो, इसमें 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, बी क्यू ऊपर आ जाएगा, सो बी क्यू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये एक्सप्रेशन आपका एवरेज फोर्स का जनरेट हो जाएगा। दैट्स योर एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज फोर्स। ऑफ कोर्स इंस्टेंटेनियस फोर्स के बराबर नहीं, अगर लिमिट करोगे इसको, लिमिट दिस फोर्स, तो साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू लिमिट में जाके 1 हो जाएगी, और फिर ये इंस्टेंटेनियस फोर्स के बराबर आ जाएगा बी क्यू वी नॉट। सो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज फोर्स इज डेफिनेटली इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस, ये बात हमें पता होती है ना। सो अगर आप इसको लिमिट करके लिखोगे तो वो इंस्टेंटेनियस के बराबर आएगा, अदरवाइज फिलहाल एफ इंस्टेंटेनियस एफ एवरेज के बराबर नहीं है, क्योंकि एफ इंस्टेंटेनियस अभी भी बी क्यू वी साइन 90 है, साइन अल्फा मत लिख देना, क्योंकि v और b के बीच का एंगल अभी भी 90 है, v अभी भी प्लेन में है और b परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, सो इंस्टेंटेनियस फोर्स की वैल्यू अभी भी बी क्यू वी है। तो अगर आप एवरेज फोर्स का लिमिट करेंगे तो फिर वो साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 होके फिर ये दोनों बराबर हो सकते हैं कम समय में, करेक्ट, वेरी गुड। सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डन रिगार्डिंग दिस आइडिया। ये पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या है, सर्कुलर तो पहले भी था, पर फिर सेमी सर्कुलर बना, और अब जो बना है उसको हम बोलेंगे अ माइनर आर्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड। व्हाट हैज हैपेंड, अ माइनर आर्क हैज बीन डिस्क्राइब्ड, एंड सो you can have a question with a major arc also. So this is a question of the major arc. See the particle enters, ये बात तो तय हो गई है, जितनी एंगल से एंटर करेगा फ्रीली, अगर कोई रोक टोक नहीं है तो फिर वो उसी एंगल से बाउंड्री के साथ में बाहर आ जाएगा। इस बार ये आपका मेजर आर्क बन रहा है, इसका सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर आ रहा है। क्यों ऐसा बन रहा है, आप फोर्स के हिसाब से देख सकते हैं। ये डॉट फील्ड और नेगेटिव पार्टिकल गिवन है, क्यों क्या है, नेगेटिव गिवन है, डॉट फील्ड है। सो डॉट फील्ड मतलब ऊपर है, ऊपर की तरफ है, और वी इस तरफ है ना, ऊपर की तरफ फील्ड है, वी इस तरफ है, और फिर आपने देखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल जो है वो किस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। सो अब अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन ध्यान रखिएगा, देखिएगा पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है, ऐसे इट इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर मैनरिज्म लाइक दिस। क्यू पॉजिटिव ले लें, द क्यू इज सपोज टू बी पॉजिटिव पार्टिकल ले लेते हैं, फिर डायग्राम फिट रहेगा।
पॉजिटिव पार्टिकल लेके फिट रहेगा, नेगेटिव से नहीं बनेगा, पॉजिटिव से बनेगा। क्यों? अरे देखो ना, फील्ड ऊपर है, थंब इधर है, तो फोर्स इधर लग रही है, इधर लग रही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो पॉजिटिव पार्टिकल क्रॉस फील्ड होगी, सो माइनर आर्क बनेगा, और पॉजिटिव पार्टिकल डॉट फील्ड होगी तो मेजर आर्क बन जाएगा। और नेगेटिव चार्ज के साथ उल्टा कर लोगे, है ना? पॉजिटिव चार्ज क्रॉस फील्ड एट एन एंगल, इट विल बी माइनर आर्क। पॉजिटिव चार्ज डॉट फील्ड एट एन एंगल, मेजर आर्क। अच्छा, पॉजिटिव पार्टिकल क्रॉस या डॉट फील्ड पर एंगल अगर 90, इनिशियल एंगल अगर 90 है, तो फिर सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा, परपेंडिकुलर एंटर करेगा बाउंड्री के, तो सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा। अदरवाइज या तो माइनर या तो मेजर आर्क बनेगा। सो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है सिंपल, टू चेक अपॉन की पाथ कैसा है, सेमी सर्कुलर, माइनर आर्क, मेजर आर्क, कंप्लीट सर्कल, ये भी हो सकता है लैंग्वेज में, है ना? तो इस क्वेश्चन में क्या बदलेगा? कुछ नया तो है नहीं ज़्यादा। एक तो टाइम स्पेंड निकाल के देख लेते हैं, डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, है ना? यही सब चीज़ें हैं देखने की। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द डिफ्लेक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक कर लें। इट्स अ लार्जर डिफ्लेक्शन ना, पूरा भाई सब इतना बड़ा पाथ ट्रैवल करके आ रहे हैं। पहले माइनर बन रहा था तो डिफ्लेक्शन कम थी, अब डिफ्लेक्शन थोड़ी ज़्यादा है। कितनी है? ये पूरी है, ये वाली, ये पूरी डिफ्लेक्शन है, ये पूरी। ये कैसे आ रही है? ये 2 पाई में से ये 2 थीटा माइनस करके आ रही है। अब ये 2 थीटा कैसे बना है पहले उसको देखो, सारी बात दिखनी चाहिए प्रॉपर्ली। अब ये एंटर करके ये पूरा सर्कुलर पाथ बना के यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है ना? ऐसे बाहर आ गया, और जिस एंगल से गया था वो एंगल हमने क्या लिया? थीटा लिया। जिस एंगल से वो एंटर करा था, जिस एंगल से बाहर आया वो थीटा होगा वापस। कैसे होगा देखो, इसका सेंटर यहाँ पर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना आएगा? 90 माइनस ऑफ थीटा। इसको कनेक्ट करोगे, ये एंगल 90 है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। सिमेट्री से ये एंगल थीटा होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल फिर से थीटा हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, दैट इट इज गोइंग टू कम एट द सेम एंगल विद द बाउंड्री। डन। और इस तरह फील्ड बनाई हुई है हमने, ओके, इस तरह। तो सेमी इनफाइनाइट फील्ड है फिर से, once again a semi infinite field, and as we can see that the particle is deflected in the clockwise sense over here. अगर तो क्रॉस फील्ड होती है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, डॉट फील्ड है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है पार्टिकल, करेक्ट? ओके, डन है। अब इसमें रेडियस की वैल्यू वो सारा फॉर्मूला सेम है, क्योंकि अभी भी फोर्स वैसे ही लग रही है, बी क्यू वी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो रेडियस सेम है, टाइम पीरियड सेम है, सो दोज फैक्टर्स आर नॉट चेंजिंग। रेडियस वैल्यू अभी भी एम बी अपॉन बी क्यू है, टाइम पीरियड की वैल्यू अभी भी 2 पाई एम अपॉन बी क्यू है। क्या बदल रहा है कि कितनी देर वो फील्ड के अंदर है, वो बदल रहा है। अब ज़्यादा देर के लिए फील्ड के अंदर है। माइनर आर्क होता तो कम देर के लिए फील्ड के अंदर था, अब थोड़ी ज़्यादा देर के लिए है। उस हिसाब से डिफ्लेक्शन है, उस हिसाब से डिस्टेंस है ना? सो व्हाट इज द डिफ्लेक्शन? क्लियर हो गई अब तो। ये पूरी डिफ्लेक्शन है, कैसे आ रही है? 2 पाई में से 2 थीटा माइनस करके, है ना? ये जो एंगल है, इतना एंगल, ये जो 2 थीटा था, इसको माइनस कर दो 2 पाई में से, तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। सो दैट्स योर डिफ्लेक्शन, दैट इज 2 पाई माइनस 2 थीटा। बड़ा एंगल है भाई, बाहर वाला, ऐसे 2 पाई माइनस 2 थीटा, ऐसे पूरा क्लॉकवाइज घूम के आ रहा है, ठीक है ना? क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमा था, क्लॉकवाइज अपोज क्लॉकवाइज ऐसे होता है। ये डिफ्लेक्शन आ गई है, तो डिस्टेंस इसको क्या बोलोगे? 2 पाई माइनस 2 थीटा इज सपोज टू बी व्हाट? द डिफ्लेक्शन, है ना? डिफ्लेक्शन। सो डिफ्लेक्शन को 5 लिख लो इसमें, क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हो गया क्वेश्चन में। सो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इंटू 5, आर इंटू एंगल डिस्क्राइब एट द सेंटर ना, है ना? ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है यहाँ तक, ये वाला, ये आएगा। तो सेंटर पे जितना एंगल उसकी वजह से आएगा। सेंटर पे एंगल कितना है? 2 पाई माइनस 2 थीटा। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस डिस्टेंस? दैट इज आर इंटू 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा। वेरी सिंपल, डन। सो ये सौखे से सवाल है। आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दो कि टाइम स्पेंड कितना है। सो टाइम स्पेंड इन द फील्ड, सो वेरी इजी, थीटा इक्वल टू ओमेगा डी प्लेस कर लेंगे। थीटा की वैल्यू, मतलब थीटा यहाँ पे क्या, 5 लिया हमने, डिफ्लेक्शन 5 लिया, तो 5 कितना लिखा है हमने? दैट इज 2 पाई माइनस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? बी क्यू बाई एम, एंड इनटू स्मॉल टी। सो स्मॉल टी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज एम अपॉन बी क्यू, एंड इनटू 2 पाई माइनस 2 थीटा. So that should be the value for the time which is spent inside the magnetic field.
एंड इफ यू वांट टू चेक द डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट शायद सेम आएगी, ये आएगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। और अगर बाइफिकेट करो, ये रेडियस है, ये आधा एंगल थीटा होगा, तो ये साइड आर साइन थीटा आएगी, और इन सिमिलर मोड ये वाली साइड भी आर साइन थीटा आएगी। सो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जैसे पहले आ रही थी पिछले वाले केस में सेम आएगी। सो द वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एज ट्वाइस ऑफ आर साइन थीटा विल बी द एक्सप्रेशन। आर की वैल्यू प्लेस कर सकते हो एम वी अपॉन वी क्यू एंड टू गेट इन द रिजल्ट। Right, so I have done 4 parts of the questions with you, 4 parts of the standard question. बीच में तो पता नहीं क्या क्या करा हमने, है ना। 4 parts of the standard question में हमने क्या करा है कि एक पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ है, फिर सेमी सर्कुलर पाथ है, फिर माइनर आर्क है, फिर मेजर आर्क है, और उसके अलावा हमने रेडियस का फॉर्मूला देखा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा, ओमेगा का फॉर्मूला देखा है, फिर कंपैरिजन पे देखा हमने अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल, वो देखे। फिर ये भी देखा कि नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल कैसे पता चलता है कि एक न्यूट्रॉन था, एक अल्फा पार्टिकल था, एक प्रोटॉन पार्टिकल था, एक इलेक्ट्रॉन था, वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अलग अलग जगह। न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन राइट को डिफ्लेक्ट हो रहा था, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो रहे थे, पर उनके रेडिया को कंपेयर करके पता कर लिया कि कौन अल्फा पार्टिकल है, कौन प्रोटॉन है। सो नेचर भी पता चला, और ये भी पता चला कि किस क्वालिटी का चार्ज पार्टिकल है, किसका क्यू बाई एम ज़्यादा है, किसका कम है, वो सारी बातें हमें पता चल जाती हैं, है ना। तो रेडियो एक्टिविटी में भी ये आर्टिकल यूज होता है। ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज अ पार्टिकल विच इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, कैसे? ओ 90 डिग्री। दिस इज व्हाट दिस कूल फीचर इज देयर। अब जितना चाहे, अब देखो आपने क्या करा है, मैग्नेटिक फील्ड को 1/4 में रख दिया है। 1/4 में रख दिया मतलब, देखो बहुत आसान बात है, ये देखो, देखना ध्यान से जो मैं बना रहा हूं। अब सब जगह फील्ड है, सब जगह फील्ड है ना, सब जगह फील्ड है, तो पार्टिकल पूरे सर्कल में घूमे। रीजन, सब जगह फील्ड है, वहाँ डॉट फील्ड है, मान लो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना पार्टिकल को। अब हमने क्या करा, आधी फील्ड गायब कर दी। अगर आप आधी फील्ड गायब करते हो, कौन सी फील्ड गायब कर रहे हो? राइट साइड वाली गायब कर दिया, तो लेफ्ट साइड वाली रह गई है डॉट। अब आपने चार्ज पार्टिकल को भेजा यहां से, तो चार्ज पार्टिकल गया और सेमी सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करा, और सेमी सर्कुलर पार्ट डिस्क्राइब करके वापस आ गया। सो दिस इज व्हाट इज हैपेंस। सो सेंटर पे डिफ्लेक्शन कितनी होगी? 90 आ गई, नहीं 180 आ गई। कितनी? 180। फिर आपने और कलाकारी दिखाई। अब आपने क्या करा, सिर्फ इतने रीजन में फील्ड छोड़ के बाकी सारी गायब कर दी। तो अब जो फील्ड है वो सिर्फ इस रीजन में है, तो देख लो ना, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी तो कम हो रही है ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन भी कम हो रही है। पहले जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पे 180 हो रही थी, पहले पूरे सर्कल हो रही थी, और अब भाई अब क्या हो रही है, अब जब पार्टिकल एंटर करा यहाँ से, सो इट इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट ओनली दिस, और फील्ड ही खत्म होगी। तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ? 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गया है। सो वी आर डिक्रीजिंग द विथ ऑफ द रीजन, है ना, ऐसे ऐसे, है ना, वी आर डिक्रीजिंग द विथ ऑफ द रीजन, एंड सो वी आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन साइड एंड अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। पूरी की पूरी फील्ड लगा दो तो फिर वो होते रहेगा कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्ट। आधी कर दी, 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, दिस इज द केस ऑफ 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, और आपने फील्ड को 1/4 रीजन में छोड़ दिया, सो इट इज सपोज टू बी 90 डिग्री डिफ्लेक्शन, तो फील्ड को और कम कर लो, सो द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू रिड्यूस। तो अब धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं। सो दिस डायग्राम इज शोइंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू से टू यू, कि हमने सारे पार्ट जो अलग अलग क्वेश्चन में करे, ये आपका कंप्लीटली सर्कुलर है, इसके लिए पूरी फील्ड थी। इसमें देखो लेफ्ट साइड ऑफ द रीजन में फील्ड ही नहीं है, ये बाउंड्री बना दी हमने बेसिकली। और फिर हमने देखा कि इसके अंदर आपका सेमी सर्कुलर पाथ बन रहा है ना, फिर ये आपका माइनर आर्क बन रहा है, एंड देन वी आर सीइंग कि ये मेजर आर्क बन रहा है, और सबके क्वेश्चंस हमने देखे, सबके चारों केसेस के, all the 4 wonderful cases we have seen, right? So
This is a question now where I'm telling that now I'm trying to control the width of the magnetic field to control my deflection. Controlling the width of the magnetic field to control my deflection. So here is a charged particle entering over there with the speed v. And since a positive particle है और क्योंकि क्रॉस फील्ड है तो हमारा प्रॉमिस जिंदाबाद है, is still an anti-clockwise deflection. So the particle is moving anti-clockwise. It's an anti-clockwise deflection over there, right? And so then the angular deviation पूछा हुआ है कितने एंगल से डिफ्लेक्ट होगा. So the circle center is supposed to be on this line बाउंड्री पे, क्योंकि पार्टिकल जब इधर मूव करेगा इसकी v इधर थी तो इसके परपेंडिकुलर फोर्स आएगी, इस पॉइंट पर आएगी. मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो यहाँ पर है, फोर्स इस तरफ लग रही थी इस इंस्टेंट पे, ठीक है ना. सो अब ये पार्टिकल घूमता हुआ इधर गया और जब ये इधर पहुंचा ए पे एंटर करा और बी पे एग्जिट करा, टी इक्वल टू 0 पे एंटर करा और टी इक्वल टू टी पे एग्जिट करा, अलग लोकेशन पे एग्जिट करा, तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया. वी कनेक्ट दिस. सो यू कैन सी दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्कल. दिस इज ऑफ कोर्स अ सर्कुलर पार्ट, इट इज ऑफ कोर्स नॉट अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ. तो वो आइडिया तो हमने पहले क्रिएट कर लिया ना. ऐसा नहीं है ना, देखो ऊपर वाले आर्टिकल्स में कभी माइनर है कभी मेजर है, कंप्लीटली सर्कुलर पाथ तो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनफाइनाइट फील्ड नहीं है. इनफाइनाइट फील्ड होती तो फिर ये होता कंप्लीट सर्कुलर होता, पर इनफाइनाइट फील्ड नहीं है, एक डिफाइंड रीजन में फील्ड है. ऑफ कोर्स दिस इज अ डिफाइंड रीजन magnetic field. So if it is supposed to be the defined region magnetic field, then the idea is different, my friends. And then there is supposed to be a deflection, is a controlled deflection theta. और वही एंगल देखो, ये थीटा तो ये एंगल थीटा आएगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा आ गया. So that's the angle through which it is getting deflected. What is happening? What is happening? Pay concentration. इसकी स्पीड कितनी है? That is v. सेम रहेगी, स्पीड नहीं बदलती है, डायरेक्शन बदल गया है. तो पहले अगर ये आप एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जेड पर एक्स वाई प्लेन है, सो वी इनिशियल इज इक्वल टू वी आई कैप. करेक्ट है, ये इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू माय फ्रेंड्स वी कॉस थीटा आई कैप. इसका कंपोनेंट इधर आएगा वी कॉस थीटा और दूसरा इधर आ रहा है, दैट इज वी साइन थीटा जे कैप. दिस इज हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग. मैग्नीट्यूड सेम है, initial velocity and the final velocity have the same magnitude as equal to v, but the direction has changed. It has got deflected by theta. और theta कैसे लिख सकते हो? एनी टाइम theta is equal to omega into t. It is deflected by a constant angular speed omega. Omega की वैल्यू याद है bq by m. So the amount of the deflection is equal to bq by m into t. अगर क्वेश्चन टाइम बेस्ड है तो. else you can use a little bit of geometry. Or geometry. Connect this. You connected this. ये क्या है? D के बराबर. Given है width of the field. D क्या given है? That's the width of the magnetic field. Right? That's the width of the magnetic field over there. Right? That's the value for the D. Pretty cool. और ये साइड क्या है? R के बराबर. ये radius है. This is a radius. So we look into this triangle. And you check on the value for the sine theta in that. If you check on the value for the sine theta in that, I can easily check that that's equal to d upon r. And so I can find the deflection as equal to sine inverse of d upon r. Anytime the radius version is mv upon bq, वो मुझे पहले से पता है. अगर हल्का सा भी पाथ सर्कुलर है, मायने नहीं रखता मेजर आर क्या है, मायने नहीं रखता माइनर आर क्या है, मायने नहीं रखता कि स्मॉल डिफ्लेक्शन है, रेडियस एक्सप्रेशन इज द सेम mv अपॉन bq इफ इट इज अ सर्कुलर पाथ. और वो कब होता है? जब थीटा 90 होता है. टाइम पीरियड सेम रहता है, टाइम स्पेंट इनसाइड द फील्ड बदलता है. कम देर के लिए फील्ड में होगा, कम एंगल डिस्क्राइब करेगा, है ना, डिस्टेंस कम आएगी, सारी बातें सही हैं, पर रेडियस सब में सेम है. जितने भी केसेस आपने करे, सारे केसेस, सब में रेडियस क्या है? mv अपॉन bq है. सब में टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई m अपॉन bq है. सारे केसेस में ओमेगा कितनी है? bq by m है. These are the factors which basically guide these all variety of questions. सारे, all such questions, right? So इसमें भी सेम है, पर इससे डिफ्लेक्शन आ गई चतुराई से, क्लेवरनेस से डिफ्लेक्शन आ गई. द साइन इनवर्स ऑफ डी बाई आर. हाँ, इससे भी आ सकती है bq by m into t से, अगर टाइम गिवन हो.
अगर टाइम गिवन नहीं है, ये क्या है, टाइम अप्रोच टू द क्वेश्चन, सर टाइम अप्रोच टू द क्वेश्चन, पर अगर टाइम का मेंशन नहीं हो तो फिर दिस इज अ विथ अप्रोच टू द क्वेश्चन। और भी फीचर्स हैं, देखो उसके अंदर बड़ी कूल सा फीचर है कि अगर आप ये वाली साइड देखोगे तो ये आपकी आर माइनस कुछ आ जाएगी, देखो नहीं, या कुछ और देखो, लेट मी शो यू समथिंग। सीधी नहीं बनी, नहीं सीधी बनाते हैं। ये देखो, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और ये रीजन की विड्थ कितनी गिवन है, डी गिवन है, क्रॉस फील्ड थी, राइट। और फिर हमने चार्ज पार्टिकल को मूव ऑन कराया, सो द चार्ज पार्टिकल मूव्ड हियर एंड इट गॉट डिफ्लेक्टेड, पर डिफ्लेक्ट हो रहा था पर फील्ड ही खत्म हो गई है। तो उसके बाद उसका पाथ कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे यही करा हमने, v स्पीड से आया था, v स्पीड से एग्जिट करेगा, एंगल चेंज हो गया, एंगल डिफ्लेक्ट हो गया थीटा, उससे उसकी वेलोसिटी कंपोनेंट्स वगैरह बन गए, है ना। ऐसे डायरेक्शन चेंज हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया, फोर्स लग गई। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने यहाँ पे कहीं चेक कर लिया, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और फोर्स इंस्टेंटली यहाँ लग रही थी, और उसके बाद जब यहाँ पहुँचेगा तो फोर्स उस इंस्टेंट पे फिर इस लाइन पे लग जाएगी। दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओवर एट दिस इंस्टेंट, है ना। फोर्स की वैल्यू सेम आएगी एफ एम, और एफ एम की वैल्यू कितनी है, बी क्यू। ये सारा मामला सही है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ये सारा हमने चेक कर लिया, और फिर हमने इसको कनेक्ट करा, और ये साइड डी के बराबर है, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर कॉस थीटा, और ये पूरा कितना है, ये आर के बराबर है। सो दिस इज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड, ये, और इस पर्टिकुलर डिफ्लेक्शन को आप y लिखना चाहे y मान लो, इफ इट इज y, सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर द y, वो यहाँ से मिल जाएगी, दिस इज द y, और y कितना है यहाँ से, वो दैट इज इक्वल टू r माइनस आर कॉस थीटा। So that's how the Parisian coordinate changes. Means if this is supposed to be 0, 0, for example, और ये यहाँ पहुँच गया, अगर ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एन एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटू माइनस के कैप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड है ना। सो ऑरिजिन से अगर ये पार्टिकल चला, तो जब ये यहाँ पहुँचा, कब, टी इक्वल टू टी सेकेंड्स पे यहाँ पहुँचा, टी इक्वल टू टी पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सो एक्स कॉमा वाई होंगे। तो x कितना है, ओ x तो d के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है इतना ही आगे गया, सो x बिकम्स इक्वल टू d एंड y बिकम्स r माइनस आर कॉस थीटा। सो द कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y आफ्टर टाइम एट t इक्वल टू t सेकेंड्स कैन बी रिटन d, है ना। x कितना है d, और d कितना है, बेसिकली d इज r साइन थीटा, करेक्ट है ना। ये पूरी साइड कितनी है, r साइन थीटा। So that's basically, you can write d comma r into 1 minus cos theta as you wish, or you can write r sin theta and comma r into 1 minus cos theta. These are the coordinates of this after t seconds, or the coordinates at which it exits the field, how it is exiting the field, correct। and the velocity of course you have seen उस समय पे, कब, t equal to t पे velocity हम already check कर चुके हैं, that is equal to v cos theta of I cap and plus v sin theta of j cap. Anytime, or the radius can be written as equal to mv upon bq, and at any time the value for ये v है, पता नहीं थोड़ा सा स्टाइलिश हो गया, so that is mv upon bq, और जो थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, और ओमेगा कितनी है, bq by m, so that's bq by m into t, that's the value for theta. So anytime you can write this, you can get the options also ना, v cos थीटा है तो ऐसे लिखा होगा थीटा की जगह बी क्यू बाई एम इंटू टी, और आपको लगेगा डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं है, वो एक्चुअली वी कॉस थीटा है क्या भी है, थीटा को इस तरीके से लिख दिया है। एंड सिमिलरली प्लस वी साइन थीटा, तो थीटा की जगह बी क्यू बाई एम इंटू टी इस तरीके से लिखा होगा। सो दैट्स इट। और अगर आपका पोजीशन वेक्टर लिखा होगा, पोजीशन वेक्टर तो कैसे आएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और एक्स की वैल्यू हमने कैसे लिखी, दैट इज आर साइन थीटा, सो आर साइन थीटा आई कैप एंड प्लस आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा जे कैप, और इसके अंदर भी आप आर और थीटा की वैल्यू डालेंगे, सो एम वी अपॉन बी क्यू, आर की वैल्यू आ जाएगी, पूरी बाहर ले लो, साइन ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह यू विल गेट बी क्यू बाई एम इंटू टी, थीटा कितना है, ओमेगा टी, है ना, ये वैल्यू, एंड इंटू आई कैप एंड प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ
बी क्यू बाय एम इंटू टी, है ना, दिस इंटू जे कैप. सो दैट योर एक्सप्रेशन फॉर योर पोजीशन वेक्टर. सो टफ लगने लगा ना, टफ लगने लगा. जस्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग. वेक्टर्स हमेशा थोड़ा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग जरूर होते हैं, पर थोड़े से लेंदी हो जाते हैं. ये मामला सही था, कोऑर्डिनेट वर्जन में लिख लिया, काफ़ी आसानी से आ गया था, डायग्राम को देख के ही आ गया था. या साइन थीटा है विड्थ ऑफ द फील्ड के बराबर, ठीक है ना, और फिर जितना वाई में डिफ्लेक्ट हो रहा है वो भी आपको दिख गया है. क्लियर है जी क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन. पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है और यही बात हम कल से बताने में लगे हुए हैं. We are trying to understand this idea. Magnetic field does not perform any work on the charged particle, on the moving charged particle, only has a caliber of deflecting the charged particle. And so we thought कि उस deflection को control करो. तो कभी तो अनकंट्रोलेबल थी, घूमे ही जा रहा था, बेवकूफ़ों की तरह घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है. काम धाम है नहीं, वर्क तो है नहीं, तो काम धाम कैसे होगा? सो ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, पर घूमे जा रहा है. परपेचुअल, परपेचुअल तो बढ़ता है, ये बस घूमे जा रहा है ना. सो ये इससे घूमे जा रहा था, तो ये मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. फिर हमने क्या करा, उसके डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का सोचा, और फिर हमने माइनर आर्क, मेजर आर्क, स्मॉल डिफ्लेक्शन पाथ, जितने एंगल से आपको, जितने पार्ट से आपको डिफ्लेक्ट करना है उतना हमने करा, और इस आर्टिकल को इस तरीके से आगे बढ़ाया. सो शैल आई फोकस ऑन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. एंड इट सेज देयर इज अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल. अरे घूम फिर के फिर से वापस आ गए, जहाँ से शुरू वहाँ पे खत्म. अपनी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, है ना, पर कुछ सीखते हुए जाएंगे, क्योंकि पाथ तो ट्रैवल करा हमने. प्रोजेक्टेड इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, बढ़िया है. ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सर्कुलर पाथ के आते हैं ज़्यादातर, सारे नहीं ज़्यादातर. विच एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ विथ डी. देखो गिवन है, फाइंड द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ डिविएशन suffered by the proton and the alpha particle if both enter the magnetic field having the same momentum. क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल और डिविएशन. तो मतलब ये एंगल थीटा है, और साइन थीटा अभी हमने निकाला था. कैसे निकाला भाई साइन थीटा? कुछ याद है आपको? ये साइड डी के बराबर है, ये साइड आर के बराबर है, तो अभी हमने निकाला था साइन थीटा कितना होगा, डी बाय आर. वेरी गुड. और आर कैसे लिखते हैं? दैट इज एम वी अपॉन वी क्यू. वेरी गुड. और एम वी को कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू पी. दैट इज पी, दैट्स अ मोमेंटम. तो ये साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ गया. अब वो कह रहा है जो साइन थीटा का एक्सप्रेशन है वो रेशो चेक करो किसका, फॉर द प्रोटॉन पार्टिकल टू द अल्फा पार्टिकल. पहले देखो दोनों के लिए डी है सेम, दोनों के लिए बी है सेम, दोनों के लिए पी है सेम, क्योंकि सेम मोमेंटम से प्रोजेक्ट कर दिया दोनों को, और डी तो पहले ही सेम था, मैग्नेटिक फील्ड पहले से सेम थी. तो साइन थीटा इज कमिंग इन द ए पार्ट प्रोपोर्शनल टू क्यू. दैट्स इट, प्रोपोर्शनल टू क्यू. सो द साइन थीटा किसके लिए? फॉर द प्रोटॉन पार्टिकल. पहले ऊपर प्रोटॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है, and divided by sine theta for the alpha particle should be the q for the proton upon q for the alpha particle. So prettily done. So that is q for the proton will be E and alpha particle will be twice of E. So we get the ratio 1/2. A part done हो जाता है. A part is done. So ratio is 1:2 for the sine of the angles of deviation. Great. अब B part आ जाता है, that is having the same kinetic energy. तो ये भी हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है. कैसे नहीं है? बिकॉज वेन यू आर राइटिंग द वैल्यू फॉर द साइन थीटा, जो कि यहाँ से हमने फोकस आउट करा, दैट इज डी बी क्यू अपॉन पी. अब हम पी को कैसे लिखते हैं याद होगा आपको, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m के क्या है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी. सो सब्सटीट्यूट एंड दैट शुड बी डी इंटू बी रूट ऑफ 2m अपॉन पी. कैसे? पी की जगह टर्म लिखनी है, सो पी की जगह टर्म सब्सटीट्यूट करी. सो डी बी क्यू एज इट इज, सो पी की जगह रूट ऑफ 2m ये बन गया. अब देखो क्या कांस्टेंट है उसमें. सो डी दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन दोनों के लिए सेम है, और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन ने एक्स्ट्रा बोल दिया कि दोनों की सेम. तो फिर इस बार इस ऑप्शन में, इस पार्ट में, द बी पार्ट में, जो साइन थीटा है दैट्स प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन रूट ऑफ एम. बोलोगे टू कहाँ गया? और टू भी तो कॉन्स्टेंट ही है. तो किस पे डिपेंड कर रहा है? इज डिपेंडिंग अपॉन क्यू
एंड अपॉन रूट ऑफ एम है, ध्यान रखिए. I think so. We are closing the question now. So that is a sine theta for the proton particle upon the sine theta for the alpha particle is equal to q for the proton upon q for the alpha, और बाकी रूट में आ जाएगा, और रूट m इनवर्स है. सो प्रोटॉन का मास नीचे आएगा क्योंकि इनवर्स है, और अल्फा पार्टिकल का ऊपर आएगा. एंड सो देन यू कैन सॉल्व इट. सो क्यू फॉर द प्रोटॉन कितना है, ये अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ऑफ ई. मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल कितना है, दैट इज 4 ऑफ m, एंड मास ऑफ द प्रोटॉन कितना है, m. करेक्टली डन है, बिल्कुल करेक्टली डन है दोस्त. m एंड m कैंसिल है, e एंड e कैंसिल है. इट इज 1/2 इंटू रूट 4 2 होता है, 2 एंड 2 कैंसिल है, 1:1 मेरा आंसर आ जाता है. बोथ आर गोइंग टू डिफ्लेक्ट इक्वली. Both are going to deflect equally. So brilliant question, easy question, done है क्वेश्चन. ये आर्टिकल यहाँ पे समाप्त होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये आर्टिकल बिल्कुल समाप्त नहीं होता है. There are few questions which I need to do with you. There are certain questions which I need to do with you. And then there are few articles which are supposed to be done with you. And one of the article is supposed to be the helical part. सोचा था कि आज होगा, पर फिर ये क्वेश्चन कब कराते. ये क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट है, ये आइडिया भी तो इम्पोर्टेंट था, और शायद हेलिकल पाथ से ज़्यादा हो. वो तो एक केस है. आज तो हमने बड़े सारे केस करे, बड़े सारे क्वेश्चन करे, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं करा है. वी डन अ लॉट ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन देखो, अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन है. कैसे? पहले तो ये पता हो कि साइन थीटा d/r, एक क्वेश्चन अपने आप में कि डिफ्लेक्शन होगी कितनी. फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि भाई सेम मोमेंटम होगा तो क्या होगा, सेम काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या होगा. अंदर भी आपकी नॉलेज है घुसी पड़ी कि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन का चार्ज और मास क्या होता है. आगे भी बोल सकते थे, इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, दे आर हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर, फिर क्वेश्चन बन जाते. ये हमारे ये हमने करा. डिफ्लेक्शन देखी हमने, माइनर आर्क देखा, मेजर आर्क देखा, सब में क्या देखा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स, चेंज इन मोमेंटम, काइनेमैटिक्स भी निकाल दी. देखा कि जब पार्टिकल मूव करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा, तो उसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स भी बदल जाएंगे, उसकी वेलोसिटी भी बदल जाएगी. वो सारे फीचर्स भी हमने देखे. बाय द स्मॉल डिफ्लेक्शन इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू डिफ्लेक्ट द चार्ज पार्टिकल बाय अ ह्यूज अमाउंट. देयर आर डिवाइसेस लाइक CRT, कैथोड रे ट्यूब्स. CRT, I will explain to you, show animation to you in the next lecture. CRT, कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन फायर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गन सीधी जा रही होती है ना, कॉल्यूमेटेड होती है. कॉल्यूमेटेड का मतलब सीधी जा रही होती है. फिर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जिससे वो डिफ्लेक्ट कर जाती है. तो सीधी जा रही होगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, स्क्रीन पर जाके पिन करेगी. अगर आप वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो सीधा जाके सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे पिन करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट. इलेक्ट्रॉन गन मतलब इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जाएंगे कॉल्यूमेटेड सीधा. फिर आप बीच में फील्ड लगा दोगे, मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, जिसकी वजह से डिविएट हो जाएगा, किसी और पॉइंट पे जाके हिट करेगा, और उससे क्या होगा, आप वो डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे निकाल देंगे. जब वो डिफ्लेक्शन स्क्रीन पे निकल जाती है तो शायद आप उसका Q/M रेशियो डिफाइन कर सकते हैं. ये CRT के थ्रू होता है, दैट इज अ कैथोड रे ट्यूब के थ्रू हो जाता है. राइट. अब देखो, पीछे से जब उस इलेक्ट्रॉन गन को भेजा होगा तो पीछे से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी होगी, नहीं तो उसको रेस्ट से मूव कौन कराएगा, कॉल्यूमेट कौन करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्सेस कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकती है. इस वजह से CRT एज एन आर्टिकल को हम बोल सकते हैं दैट्स मोशन एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड. वो भी आर्टिकल हमने करना है. राइट. CRT का आर्टिकल होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड में, तो बेहतरीन आर्टिकल है. एक और आर्टिकल है साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन इस जैसा आर्टिकल है, बिल्कुल इस जैसा आर्टिकल है, सर्कुलर पाथ का आर्टिकल है, पर ये ऑब्सोलीट हो चुका है. ऑब्सोलीट मतलब ये 2001 के बाद कभी यूज नहीं हुआ. साइक्लोट्रॉन बेसिकली एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, जैसे वैन डी ग्राफ. तो वैन डी ग्राफ उससे भी पहले खत्म हो गया, तबाह हो गया. उसकी लिमिटेशन थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसमें, कॉस्टली था और एक्सेलरेट करता था चार्ज पार्टिकल को, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता था. साइक्लोट्रॉन उसका एक बेटर वर्जन था एज अ पार्टिकल एक्सेलरेटर, which can accelerate the charge particle to the very high values, but still there was a problem, it could not accelerate electrons. और फिर स्पीड जो है जब रिलेटिविस्टिक हो जाती थी तो साइक्लोट्रॉन जो है वो काम करना बंद कर देता था. इस वजह से 2001 के अराउंड इसको बंद कर दिया गया. दूसरा, साइक्लोट्रॉन का जो रेडियस होता था वो बहुत बड़ा होता है. जैसे आपने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर सुना है,
उसका बहुत बड़ा रेडियस होता था, तो प्रैक्टिकल लिमिटेशन आती थी, कौन बनाए? पूरे संसार में 2 या 3 बन गए तो क्या फ़ायदा, बाकियों के लिए इतने पैसे नहीं होंगे कभी वो बन पाए। तो फिर उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह बेटर डिवाइसेस बनाए गए जिसको बीटाट्रॉन बोलते हैं, बीटाट्रॉन, और प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बोलते हैं। आयरॉनिकली द बीटाट्रॉन एंड द सिंक्रोट्रॉन एज सच एज एन आर्टिकल्स आर नॉट इन अवर कोर्स, इज नॉट मेंशन्ड, and recently in this year the cyclotron has been omitted from the syllabus. So that's the reason I'm not doing that thing in detail. Of course I will mention you how does it work, but not doing in such of a detail because it's been omitted from the syllabus, right? So with all the information I will like to take a leave from you, and tomorrow we are going to march ahead in this particular article, right? Have a nice day. Bye everyone.